आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा आनुवंशिक रोग नहीं है? आपके ऑप्शन हैं रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांतता। सोचकर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? यहाँ ऑप्शन को देख लें। रतौंधी, आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, इसलिए यहाँ आपसे पूछा है आनुवंशिक रोग नहीं है। कौन सा नहीं है? रतौंधी, क्योंकि ये विटामिन ए की कमी से होता है। बाकी के आप देखिएगा, रंजकहीनता है, हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, ये सभी के सभी कैसे रोग हैं? आनुवंशिक रोग हैं। क्लियर? इसका राइट आंसर ए रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्या पूछा है? ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, फेलिनकीटोमेह उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल का निर्देश है। देखिए, भूल क्या क्या निर्देश है? भूल मतलब आप रोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये रोग का नाम दिया हुआ है फेनिलकीटोमेह उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो एंजाइम के वंशानुगत का अभाव है। एंजाइम के वंशागत अभाव का है। क्लियर है? यहाँ ये इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। हालांकि इतने जटिल प्रश्न परीक्षाओं में नहीं। प्रश्न, एक व्यक्ति जो फेनिलक्यूटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है। दरअसल फेनिलक्यूटोन्यूरिया भी एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है जो कि मनुष्य के मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त करता है, अर्थात यह मानसिक जड़ता से संबंधित रोग है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। प्रश्न, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन है। क्लास में डायरेक्ट भी पढ़वाया है कि हीमोफीलिया में क्या होता है कि वहन तो स्त्रियां करती है, लेकिन उसके जो लक्षण हैं वो पुरुष में प्रकट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आगे चलते हैं। अति रक्तस्राव है। ध्यान रखिएगा, अति रक्तस्राव जो है क्या है? कौन सा रोग है? यानी कि अत्यधिक ब्लड निकलना। तो आपको पता है अत्यधिक ब्लड हीमोफीलिया रोग में निकलता है। और हीमोफीलिया रोग क्या है? एक आनुवंशिक विकार है, यानी कि एक आनुवंशिक रोग है। तो अति रक्तस्राव एक हिंदी शब्द दे दिया था, याद इसकी जगह ये रख देता कि हीमोफीलिया रोग में घटित होता है। तो अति रक्तस्राव उसमें होता है। और हीमोफीलिया कहें या अति रक्तस्राव कहें, ये एक ही रोग के नाम हैं और ये रोग जो है वो एक आनुवंशिक रोग है। इसका राइट आंसर डी रहेगा, एक आनुवंशिक विकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न है? ये भी आपको बताया है कि लिंग संलग्न एक्स गुणसूत्र के प्रभावित होने से होता है। और ये दो रोग हैं, एक तो वर्णांधता और एक हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कहें या रॉयल हीमोफीलिया कहें, बात एक ही है। इसका सही उत्तर ये ही रहेगा कि रॉयल हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न है। ओके, आगे चलते हैं। निम्न में कौन सी व्याधि अथवा रोग आनुवंशिक है? तो आपको पता है आनुवंशिक इनमें से क्या है? हीमोफीलिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है, पेचिस है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आनुवंशिक विकार क्या है? तो हीमोफीलिया है। और इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आने हैं। बस आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, जो प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लग रहे हैं उनके आप नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन करते रहिए। सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। सामान्य विज्ञान आपको परीक्षाओं में दिक्कत नहीं करने वाला है।
निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एक्स गुणसूत्र में जो है से प्रभावित होता है और इसे हम पेशी दुष्पोषण या मस्कुलर डायस्ट्रॉफी कहते हैं, जो कि एक आनुवांशिक रोग है और इसमें एक्स क्रोमोसोम एक्स गुणसूत्र प्रभावित होता है। थोड़ा शुद्ध हिंदी में दे दिया था, वरना प्रश्न बेहद आसान है। इसका आंसर सी रहेगा। निम्न में से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है, यानी कि निम्न इनमें से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो आपको पता है इनमें से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। आपको पता है डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, दाद कोशिका अरक्तता भी एक आनुवांशिक रोग है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग नहीं है। इसका राइट आंसर सी रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है। आपको पता है डाउन सिंड्रोम काफ़ी डिटेल में मैंने आपको आनुवांशिक रोगों के बारे में पढ़ाया है। आप बस उनके नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको दिक्कत नहीं करने वाला है। पूछा है डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है। ऑप्शन है आपके गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संख्या में संरचना के कारण, डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण या आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण। आपको पता है आनुवांशिक रोग मैंने दो तरह से पढ़ाया आपको, एक वो जिनके गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता था, एक वो गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होता था। बाकी के सी और डी को तो देखना ही नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए रहेगा, क्योंकि डाउन सिंड्रोम गुणसूत्रों में संख्या की परिवर्तन के कारण होता है। और आप मानवों की गुणसूत्र संख्या की त्रिगुणा सूत्रता उत्तरदायी है, जो इससे पहले का प्रश्न था ठीक उसके थोड़ा डिटेल में पूछा है। इसका राइट आंसर डाउन सिंड्रोम रहेगा। ओके, इस तरह के प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों में एक में कई चीज़ों को पूछा जाता है। ये मैचिंग है, आपको बताना है कि कौन सा रोग किससे होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। अगर आपको एक भी पता है तो आपका हो जाएगा। ए में 2 दिया हुआ है, और ए में 2 किस में दिया हुआ है? 2 में दिया हुआ है, ए और बी में। आगे आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन की गड़बड़ी और डायबिटीज, रिकेट्स और रिंगवॉर्म जो है एक कवक से होने वाला रोग है। तो रिंगवॉर्म कवक से हुआ, यानी कि डी का 4, ए का 2 और डी का 4, ए का 2 और डी का 4 ये किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। बड़े आसान प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है। एक या दो ऑप्शन में आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ आपसे पूछा है इनमें से कौन सा वर्ग सही है। आप आनुवांशिक रोग पढ़ रहे हैं, आपको पता है वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, दात्र कोशिका अतरक्ता हो गया, ये सब आनुवांशिक रोग हैं। इसलिए राइट आंसर इसका सी रहेगा। बेहद सिंपल प्रश्न था ये। बबल बेबी रोग इसको क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि रोग ग्रस्त जब बच्चे में यह रोग हो जाता है तो प्लास्टिक में बुलबुले में किया जाता है इसका जो उपचार है, इसलिए इसको हम बबल बेबी बोल देते हैं। SCID एक आनुवांशिक रोग है, सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इम्यूनो डिफिशियंसी, SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, इसका आंसर सी रहेगा। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखिएगा, हीमोफीलिया में रक्त का स्कंदन नहीं होता, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। और इसका उपचार यही है कि कृत्रिम रूप से रक्त का बनना, मतलब रक्त का बहना रोका जाता है। ठीक है जी, इसका आंसर डी रहेगा।
स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांत से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है जी। और जो आपको पता है कि कलर ब्लाइंडनेस हो या हीमोफीलिया हो, इन दोनों में एक्स गुणसूत्री प्रभावित होता है और नर में एक्स ही है, एक ही एक्स है जो प्रभावित है, तो आदमी सीधे रोगी बनेगा। मादा में दो होते हैं एक्स एक्स, एक प्रभावित हो जाएगा तब भी जो मादा है वो वाहक बनेगी, रोगी नहीं बनेगी। रोगी के लिए दोनों एक्स का खराब होना जरूरी होता है। ये चीज़ें क्लास में आपको समझाई गई हैं, वहाँ आप पहले क्लास लीजिएगा, उसके बाद में आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। कितना इजी प्रश्न पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सा लोग सही नहीं है। अब आपको पता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता है वो आनुवांशिक रोग है, इसलिए इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि विटामिन ए से वर्णांधता नहीं होती है। ठीक है, यही आपसे पूछा है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे, बस कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर रखिएगा। अब आपसे पूछा है आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है और पति वर्णांध नहीं है और उसकी संतानें एक पुत्री है एक पुत्र है। अब इसके बारे में पूछा है, आप क्या है कि इसलिए आपको बताया है महिला वर्णांध है, मतलब एक्स एक्स दोनों ही खराब हैं इसके, एक्स डॉट। पति वर्णांध नहीं है, मतलब एक्स वाई में। ठीक है, अब इसको क्रॉस आप करेंगे तो संतान निकल के आएगी। अब आप देखेंगे कि पुत्र तो वर्णांध आएगा लेकिन पुत्री वर्णांध नहीं होगी, यानी कि पुत्र में तो कलर ब्लाइंडनेस होगा लेकिन पुत्री में नहीं रहेगा। इसका आंसर डी रहेगा। आप निकाल के देखिएगा, आंसर सही आएगा आपका। अब इसमें है कि एक कलर ब्लाइंडनेस पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से कर दिया जाता है, उनकी संतानें होती हैं, तो उसमें वर्णांध होने का प्रतिशत क्या रहेगा। आप इसका आंसर निकालिएगा, इसका आंसर डी आएगा 0%। आप निकाल के देखिए, आपको सिखाया गया है कैसे आपको लेना है। इसमें कलर ब्लाइंडनेस पुरुष है तो एक्स डॉट वाई हो जाएगा और माता सामान्य है यानी कि एक्स एक्स हो जाएगा। दोनों क्रॉस कराइए, संतानें निकल के आइएगा। तो उसमें आप देखिएगा वाहक कितनी है, रोगी कितनी है और सामान्य कितनी है। आप इनके आंसर कमेंट में करके बताइएगा। थैलेसेमिया के रोगी के शरीर में थैलेसेमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है, तो वह ये हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं कर पाता है। ठीक है ना। और ये भी एक आनुवांशिक रोग है, इसको याद रखिएगा। थैलेसेमिया एक आनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है, तो आपको याद रखना है कि ये रक्त को प्रभावित करता है क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। इसका राइट आंसर ए रहेगा, इससे पहले वाला ही प्रश्न है ये। थैलेसेमिया एक जेनेटिक वंशानुगत बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है, तो आपको पता है कि इससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं बनता। हीमोग्लोबिन किस में होगा, ब्लड में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक खून। तो आप आनुवांशिक से संबंधित प्रश्नों को हम कर पाए हैं और इसकी क्लास पहले कराई दी थी। तो मैं समझता हूँ कि आनुवांशिकता जो कि मानव शरीर से संबंधित है या मानव शरीर के जो रोग हैं वो आपको करा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपकी परीक्षाओं में जो रेलवे ग्रुप डी का आपका एग्जाम होना है आप गलत नहीं करके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।